बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास जमील और हम आज डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इसकी नीड, नेचर और स्कोप क्या है इसका। तो सबसे पहले डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, एक केस मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़रा उसके बारे में सोचिए। फ़र्ज़ करें आप एक ऐसे ख़ानदान के बारे में जो यूएसए का रहायशी है, 4 अफराद पे मुश्तमिल उसका ख़ानदान है, मियाँ बीवी है, 2 बच्चे हैं, उनके पास एक स्पेशियस घर है, विदलान है, वहाँ उसमें स्विमिंग पूल है, उस घर में खाने पीने की अशिया वाफर मौजूद है, मियाँ बीवी के पास एक अच्छी जॉब मौजूद है और वो उस जॉब से $50,000 पर ईयर कमा रहे हैं। उनके पास गाड़ी है, उनके पास अच्छी सहूलतें हैं, बिजली की, गैस की शॉर्टेज नहीं है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इंसाफ उनको मिलता है, सिस्टम उनको सपोर्ट करता है। और अगर वो अच्छे कैलिबर के हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सिस्टम रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं करता, बल्कि सिस्टम उनको हेल्पफुल। उन पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, कोई सोशल प्रेशर नहीं है, कानून इंसाफ उनके हक में खड़ा होता है, कोई जोर ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी से वोट डालते हैं, वो अपनी सोच समझ के मुताबिक काम करते हैं। जबकि एक दूसरा केस अगर हम डिस्कस करें, जो एक साउथ एशिया के किसी दूर दराज गाँव में, गरीब गाँव में वो लोग रहते हैं, कुछ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जहाँ 8-10 अफराद एक घर में जो कच्चा है उसमें रहते हैं, और वो लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। एग्रीकल्चर उनके गुजर बसर का तरीका है, एग्रीकल्चर पे वो गुजारा करते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी में रहते हैं। बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, बमुश्किल $200-300 पर ईयर वो कमाते हैं, डिपेंडेंसी उन पर बहुत ज़्यादा है, सिस्टम भी उनको सपोर्ट नहीं करता और उनको ये उम्मीद नहीं है कि कल को अगर कोई हमसे कोई ज्यादती करेगा तो हमें हमारा जुडिशल सिस्टम या हमारा पुलिस का निज़ाम हमें इंसाफ मुहैया करेगा। वो बेचारे रो दो के चुप करके बैठ जाते हैं। तो ये 2 एक्सट्रीम केसेस दुनिया में हमारे सामने मौजूद है। एक सीन ये है, एक केस ये है, एक पूल ये है, एक जजीरा ये है जिसमें रहने वाले लोगों को आसाइशें, आसानियाँ, सहूलतें मुयसर है, उनको जॉब मुयसर है, उनको सिक्योर फ्यूचर मुयसर है, उनके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं है, उनको ये डर नहीं है कि कल को उन पर कोई ज़्यादती करेगा तो उनके इंसानी हकूक बड़े महफूज हैं, वो कीड़े मकोड़े नहीं। और दूसरी तरफ ऐसी सूरत हाल है, ऐसा सिस्टम है, ऐसे मामलात हैं कि वो फैमिली बड़ी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, इंतहाई गुर्बत में गुजारा करती है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, सेहत की सहूलत उनके पास मौजूद नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन उनको मिलती नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, और फिर ऊपर से सिस्टम भी उनको सपोर्ट नहीं करता। जब ये 2 सूरतें हाल आप देखते हैं तो ये सिर्फ विद इन द कंटिनेंट नहीं है, ये हो सकता है कि एक बर आज़म ज़्यादा अमीर है, दूसरा बर आज़म कम अमीर है। ये सूरत हाल कई जगहों पे मौजूद है। ऐसी सूरत हाल विद इन द कंट्री मौजूद है कि एक ही मुल्क में ऐसी सूरत हाल है कि एक हैव्स हैं और एक हैव नॉट्स हैं। एक तबके को सहूलतें हैं, एक तबके के लिए स्कूल्स अच्छे हैं, कॉलेज अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास हेल्थ की सहूलतें अच्छी हैं, वो अपना इलाज भी बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में करवाते हैं। दूसरी तरफ पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, वाशरूम उनके पास मौजूद नहीं है, उनको रोजगार का मसला है, महंगाई उनको मारी जा रही है। तो ये 2 इंतहाएं आपस में लड़ रही हैं, 2 इंतहाओं पे लोग बैठे अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस
सामने आते हैं, ये जो सूरत हाल हम देखते हैं, ये दो इंतहाओं की, तो क्वेश्चंस क्या आते हैं उसमें है कि व्हाई डज एफ्लुएंस कोएग्जिस्ट विद डायर पॉवर्टी। एक तरफ बहुत दौलत है, एक तरफ गुर्बत है, एक तरफ शहाना तर्ज जिंदगी है, एक तरफ नानी जमीन को तरसते हुए लोग हैं, एक तरफ उनके कुत्तों के लिए भी इंपॉर्टेंट खुराक आती है, और एक तरफ ऐसी सूरत हाल है कि जिनके बच्चों के लिए दूध मुयसर नहीं है। तो ये दो इंतहाई क्यों है, नॉट ओनली ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, ना सिर्फ मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट पे ये मौजूद है, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट पे, यानी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में वो कॉन्टिनेंट ही मुख्तलिफ है, एशिया मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट है, एक तो कॉन्टिनेंट में डिफरेंस है, एक तो कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंस है, बट आल्सो विद द सेम कंट्री। बल्कि ये भी सूरत हाल होती है कि सेम कंट्री, एक ही मुल्क में सूरत हाल ऐसी हो और सेम सिटीज में भी ये सूरत हाल होती है। तो एक तो ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों एक हो सके। Can traditional low productivity subsistence societies be transformed into modern high income nation? क्या पॉसिबल है लो प्रोडक्टिविटी वाले नेशंस, लो प्रोडक्टिविटी वाली कौमें जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, और सबसिस्टेंस सोसाइटीज हैं जो बिल्कुल कम लेवल पे, कम उजरत पे काम करने वाली सोसाइटीज हैं, क्या हो सकता है कि वो भी हाई इनकम कंट्रीज में, हाई इनकम नेशन में, क्या गरीब मुल्क अमीर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अगर हो सकते हैं तो वो कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन से मॉडल्स हैं, कौन सी थ्योरीज हैं, किन चीजों पे, किन फुट स्टेप्स पे वो अमल करके तो अमीर हो सकते हैं। उसके बाद आते थे टू व्हाट एक्सटेंट आर द डेवलप्ड एस्पायरेशन ऑफ पुअर नेशंस हेल्प और हिंडर्ड बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रिच नेशन। अमीर मुल्कों की जो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो गरीब मुल्कों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितना हेल्पफुल है या कितने उनमें रुकावट है। यानी अमीर मुल्कों की जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो गरीब मुल्कों की डेवलपमेंट के लिए कितनी हेल्पफुल होती है या वो रुकावट उल्टा खड़ा करती है। तो ये चंद क्वेश्चन हैं जो डेवलपमेंट के लिहाज से, ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिहाज से पूछे जा सकते हैं। तो जब हम इन क्वेश्चन की बात करते हैं, जब हम इन क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स आपको इसका जवाब नहीं है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो हम आम इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं आज तक जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं, जो डेफिनेशन माइक्रो मैक्रो वगैरह की पढ़ रहे हैं, जो मॉनेटरी की पढ़ रहे हैं, वो इन चीज़ों पे बहस नहीं करती। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स क्या बहस करती है? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कहती है इट इज कंसर्न्ड primarily with the efficient and least cost allocation of resources, कि लीस्ट कॉस्ट रिसोर्सेज, कम से कम वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन, ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमल ग्रोथ जो है रिसोर्सेज की ली जा सके। लेकिन इनका डिफरेंस कम कैसे किया जा सकेगा? दो मुल्कों के दरमियान, दो एक ही मुल्क में दो तबकात के दरमियान का ये कैसे हम उसको कम कर सकेंगे, इस चीज़ पर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स बात नहीं करती। उसके बाद आ रहे थे पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि ताल्लुक इसका रियासतों के साथ है, रियासती मामलात के साथ है, पॉलिसी मेकिंग के साथ है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी की हम बात करें तो इट इज टू स्टडी द सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस। इट इज टू स्टडी द सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशनल और सोशल प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एलीट्स इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। कि जो पॉलिटिकल एलीट है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो साहब इख्तियार हैं, जो साहब इक़्तिदार हैं, वो कैसे पॉलिसियां बनाते हैं और किस तरीके से इन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए कैसे असरअंदाज होते हैं कि वो उनके लिए फायदेमंद होती है और दूसरे लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होती। तो इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए, इन सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए फिर एक नई ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो आइए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या है? तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ हाउ इकोनॉमीज आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम स्टैग्नेशन टू ग्रोथ एंड फ्रॉम लो इनकम टू हाई इनकम स्टेटस। यानी इन चीजों को, इन पॉलिसीज को देखना, इन मॉडल्स को देखना, इन थ्योरीज को देखना, इन फुट स्टेप्स को देखना, उस प्रोसेस को चेक करना कि जिससे लो इनकम और स्टेगनेंट कंट्रीज जो एक जगह पर रुके हुए हैं, जो दायरे में सफर कर रहे हैं गुर्बत के मनूस दायरे में, वो कैसे ग्रोथ को और लो इनकम से हाई इनकम स्टेटस में कवर कर सकते हैं और प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को ओवरकम कर सकते हैं। इट आल्सो डील्स विद इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। यानी ये सिर्फ
ग्रोथ की बात नहीं है, ये सिर्फ आउटपुट बढ़ाने की बात नहीं है, ये सिर्फ ज्यादा कंज्यूम करने की बात नहीं है, ये बात है आपका पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की। इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी की बातें नहीं होती, इसमें सोशल जो आपके एस्पेक्ट्स है वो भी ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। इसमें आपको फ्रीडम की बात की जाती है, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाती है, इसमें डेमोक्रेसी की बात की जाती है, इसमें एजुकेशन की बात की जाती है, एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है, हेल्थ की बात की जाती है। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, ये ऐसा मैकेनिज्म बनाने का कॉन्सेप्ट है जिससे आप रैपिड ग्रोथ करें और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करें। अब हम बात करते हैं जी स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या है, यानी जब हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या, यानी कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिसको हम लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं और जिसको हम लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, या स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के किस तरीके से हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज डेवलपमेंट, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है डेवलपमेंट। बुनियादी तौर पे बेसिक डेवलपमेंट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको क्या कैसे इसको मेजर किया जा सकता है, कैसे इसके साथ चला जा सकता है, इसके प्रॉक्सीज क्या है, इसके मेजरमेंट इंडिकेटर्स क्या हैं, किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है कि ये चीज़ें होंगी तो डेवलपमेंट होंगी, अगर ये नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी। दूसरी चीज़, व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द पास्ट ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड। जो आज अमीर है ये कभी गरीब थे, जो आज डेवलप्ड है ये कभी अंडर डेवलप्ड थे, जो आज ग्रोथ कर रहे हैं वो कभी स्टैग्नेशन पे थे। तो जिन लोगों ने ये ग्रोथ की है, जिन लोगों ने ये प्रोसेस पूरा किया है, जिन लोगों ने इन चीजों को समझा है, सीखा है, उन लोगों के पास से हम लोग क्या सीख सकते हैं? क्या हम उन फुट स्टेप्स पे चल के या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उन फुट स्टेप पे चल के डेवलपमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती? व्हाट आर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, and how they shape problem of underdevelopment and prospects for successful development, और वो underdevelopment की प्रॉब्लम को कैसे शेप करती है और वो नेक्स्ट डेवलपमेंट के लिए क्या रोल प्ले कर सकती है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कौन से इदारे हैं जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, बैंक्स हैं, आपके मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आपके पार्लियामेंट है, आपकी वो इशराफिया है, वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखती है और वो कितना चाहती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चल सके। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ के सोर्सेज क्या है, जराए क्या है, किन जरियों से, सीढ़ी क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, रास्ता क्या है, जरिए कौन से हैं, वसाइल कौन से हैं, कौन से वसाइल होंगे तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चल सकते हैं, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। व्हाट आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, आर दे कंपैटिबल? डेवलपमेंट की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी कौन सी है, यानी कौन से मॉडल्स हैं, कौन सी थ्योरीज हैं जिन पे चल के एक अंडर डेवलप कंट्री, एक गरीब मुल्क, एक पुअर कंट्री डेवलप हो सकता है, हाई ग्रोथ ले सकता है, हाई कंजम्पशन ले सकता है, अच्छी सेहत, अच्छी एजुकेशन की तरफ मूव कर सकता है। आर दे कंपैटिबल? क्या ये मॉडल गरीब मुल्कों पे लगते भी हैं? क्या ये मॉडल गरीब मुल्कों की ज़मीनी हक़ाइक़ों, ग्राउंड रियलिटीज़ को कंपैटिबल भी है? क्या ये मॉडल उन गरीब मुल्कों के साथ अटैच हो सकते हैं? ऐसा ना हो कि हम ऐसा एक मॉडल ले लें कि जो इस गरीब मुल्क की ज़मीनी हक़ाइक़ और ग्राउंड रियलिटी के साथ अटैच नहीं करता और हम गलत मॉडल गलत मुल्क पे अप्लाई करके जो पहला है उसका भी बेड़ागर कर लें। इसके लिए थ्योरी इस्तेमाल होती है फॉल्स पैराडिग्म। तो सिर्फ ये नहीं देखना कि थ्योरीज कौन सी है, ये भी देखना है कि कौन सी थ्योरी, कौन सा मॉडल किस मुल्क के साथ कंपैटिबल है, और ताकि उसको वही दवाई सजेस्ट की जाए, उस मरीज को वही दवाई दी जाए जिसका वो मुस्तहिक है। व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स दैट होल्ड बैक द इकोनॉमिक ग्रोथ? रुकावटें कौन सी, कौन से मसाइल हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को होल्ड बैक करते हैं, कौन से प्रॉब्लम है, कौन सी रुकावटें हैं, कौन सी हर्डल्स हैं, कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से वो सोशली भी हो सकते हैं, कल्चरली भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, वो आपकी सोच में भी हो सकते हैं, वो आपके ज़हन में भी हो सकते हैं, वो पूरी कौम के मिजाज में भी हो सकते हैं कि ऐसा मिजाज है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं सकते, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल नहीं कर सकते।
तो कंस्ट्रेंट्स कौन कौन सी हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो कल्चरल है, तो ये सारी कंस्ट्रेंट्स को भी देखना पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी में कि किन चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं डेवलपमेंट की तरफ से। रोल ऑफ वीमेन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, औरतों का रोल क्या है उस सोसाइटी में, और वो औरतें कितना अपना किरदार अदा कर सकती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये इसको जेंडर स्टडीज ये भी पढ़ी जाती है, रोल ऑफ वीमेन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, हाउ इट कैन बी इरेडिकेटेड, हाउ इट कैन बी इरेडिकेटेड। एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, उसकी वजूहात क्या है, गुर्बत की वजूहात क्या है, और इसको रिमूव किया। देखें डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो मेन कोर वैल्यू है, ये कोर उसका थीम है ना, वो पॉवर्टी को रिड्यूस करना। पॉवर्टी रिड्यूस होगी तो पॉवर्टी की में फिर पॉवर्टी अकसाम कौन सी है, पॉवर्टी होती कैसे है, किस टाइप की पॉवर्टी है, और एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी की टाइप्स क्या है, इसकी काजेज कौन कौन सी है, किसको पुअर कहेंगे, किसको पुअर नहीं कहेंगे, और इसको फिर इरेडिकेट कैसे किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉपुलेशन, डज इट डिविडेंड और अ थ्रेट। पॉपुलेशन का रोल क्या है, आबादी, ज्यादा आबादी, कम आबादी, आबादी की किस्म, उसका डेमोग्राफिक, कौन सा पोर्शन आबादी का मुल्क में ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, बूढ़े ज्यादा हैं, जवान ज्यादा हैं, औरतें ज्यादा हैं, मर्द ज्यादा हैं, और कितनी आबादी है, कौन सी आइडियल आबादी है, आबादी की रफ्तार क्या होनी चाहिए, किस स्पीड से बढ़नी चाहिए, और कितनी लेबर फोर्स आपकी हर साल इंडक्ट होती है, उनके लिए क्या आपने तैयार किया हुआ है। तो ये आबादी फायदा भी हो सकती है, और यही आबादी आपके लिए तबाहकुन एक आइटम बम भी हो सकती है। इसी आबादी को अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो चाइना और इंडिया की तरह बड़ी इकोनॉमीज बन जाएंगी। इसी आबादी को अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसी आबादी को अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आपके लिए एक थ्रेट भी बन जाएगी, चोरियां डकैतियां बेरोजगारी आम हो जाएगी। तो आबादी को पढ़ना, पॉपुलेशन का रोल क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और कैसे पॉपुलेशन अपना अच्छा किरदार अदा कर सकती है, या इसका अगर ये थ्रेट बन जाती है तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है डिविडेंड में, फवायद में। तो इन सब चीजों को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडरएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है, अंडरएम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है। अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद ऐसा बंदा जो काम ही नहीं करता, जो फारिग बैठा है, घर बैठा काम ढूंढना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन उसको मिलता नहीं। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऐसी सूरत हाल को कहते हैं कि जिसमें एक बंदा 8 घंटे काम करना चाहता है, लेकिन उसको अपनी वेज के लिहाज से, अपनी काबिलियत के लिहाज से कम वेज पे कम काम मिलता है, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट हम उसको कहेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी इकोनॉमीज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट की क्या थ्योरीज है, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये एक टॉपिक इसमें डिस्कस किया जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। जब भी हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, ग्रोथ की तरफ जाएंगे, तो उसमें रिजल्ट एक ये आता है कि माइग्रेशन शुरू हो जाती है छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ, जिसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन होना शुरू होगी। तो जब अर्बनाइजेशन होती है तो अर्बनाइजेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि जब बड़े शहरों में आबादी का दबाव बढ़ता है तो वहाँ के मसाइल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वहाँ कच्ची आबादियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे रोजगार के मसाइल शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे पोल्यूशन के मसाइल शुरू हो जाएंगे, वहाँ से ग्रीनरी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन वो एक कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। तो उसके अपने प्रॉब्लम और मसाइल मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। जब मुल्क में बड़े शहरों का फैलाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पानी के मसाइल आप देख लें, जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे रिहाइश के मसाइल बहुत ज़्यादा, रिहाइश के मसाइल, पीने के साफ पानी के मसाइल, ड्रेनेज के मसाइल, सैनिटेशन के मसाइल, सफाई के मसाइल, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल। तो ये इन मसाइल को फिर कैसे एड्रेस किया जाएगा, कैसे हल किया जाएगा, तो इस चीज़ को पढ़ा जाता है अर्बनाइजेशन की थ्योरीज में। रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी का सेहतमंद कौम, सेहतमंद मुआशरा, सेहतमंद अफराद, सेहतमंद, और ये सारी सेहत आएगी हेल्थ केयर फैसिलिटी से। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल नहीं है, लोगों के पास मसाइल नहीं है हेल्थ केयर के, तो फिर बीमार मुआशरा, लो प्रोडक्टिविटी और गुर्बत को जन्म देगा। और सेहतमंद मुआशरा होगा, सेहतमंद लोग होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी काम करने की सलाहियत बढ़ेगी और वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे। रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट। तालीम का किरदार क्या है डेवलपमेंट में।
तालीम कितनी ज़रूरी है, इसको हेल्थ और एजुकेशन का दोनों को मिला के देखो तो ये एक ह्यूमन कैपिटल का सब्जेक्ट बनता है कि ह्यूमन कैपिटल को कैसे आपने इन्हेंस करना है। ये भी कैपिटल है, जैसे फिजिकल कैपिटल है, आपके पास सड़कें, पुल, बिजली घर, रेलवेज, एयरपोर्ट, सड़कें, ये सारा कैपिटल है, इसको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं, पैसा, रुपया। तो ये ह्यूमन कैपिटल भी आपका कैपिटल है। ये जो लोग हैं आपके, आपका जहन है, आपके पास अगर 24 करोड़ अफराद है तो आपके पास 48 करोड़ हाथ है काम करने के लिए, इनको कैसे आपने यूटिलाइज करना है, तो ये आपकी थ्रू एजुकेशन यूटिलाइज होगी। अगर ये एजुकेशन आप उनको नहीं देंगे तो फिर ये अल्टीमेटली एक बजाय डिविडेंड के एक थ्रेट बन जाएगी पॉपुलेशन आपके लिए। तो एजुकेशन कितनी जरूरी है, एजुकेशन की थ्योरीज की कौन सी हैं, इन एजुकेशन को इनहेंस कैसे करना है, कैसे इनरोलमेंट बढ़ानी है, कैसे अडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ाना है, क्या क्या इन चीजों के लिए करना जरूरी है, दैट विल बी स्टडीड इन द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हाउ इट कैन बी हेल्पफुल इन डेवलपमेंट। याद रखिए कि जितने अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वो सारे पहले एग्रेरियन होते हैं, यानी वहाँ पे एग्रीकल्चर का रोल ज्यादा होता है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करते हैं और एंड पे जाके भी वो सर्विसेज की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर का रोल क्या होगा, वो कैसे डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है और एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स क्या है डेवलप कंट्रीज में और उनको इरेडिकेट कैसे किया जा सकता है, ये रोल ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी डेवलपमेंट होगी तो शहर बड़े होंगे, सड़कें बनेंगी, ब्रिज बनेंगे, मेट्रोज बनेंगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, दरख्त कटेंगे, आबादी का फैलाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ऑक्यूपाई शुरू हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, कारखाने लगेंगे, मुलाजमतें बढ़ेंगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन होनी शुरू हो जाती है, जंगलात का कटाव होना शुरू हो जाता है। जंगलात का कटाव होता है तो एनवायरनमेंट हैजर्डनेस आनी शुरू हो जाती है, माहौल तबाह होना शुरू हो जाता है, स्मोग आ जाती है, आलूदगी बढ़ जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है बड़े शहरों में। तो ऐसी पॉलिसी बनाना कि आप ग्रोथ भी करें, डेवलपमेंट भी करें और साथ साथ अपना एनवायरनमेंट भी प्रिजर्व करें। यानी ऐसा ना हो कि आप अपनी डेवलपमेंट या अपनी ग्रोथ के चक्कर में अपनी एनवायरनमेंट को खराब कर लें, अपनी आलूदगी इतनी मुल्क में ले आए कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स आएंगे, तो इनको कैसे एड्रेस किया जाएगा एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने के लिए, दैट विल बी अ नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री मार्केट और प्राइवेटाइजेशन। मार्केट को किसी किस्म के इंटरवेंशन से आजाद रखना। हुकूमतों का काम ये नहीं होता है कि वो बिजनेस करे। हुकूमतों की याद रखिए 4 काम होते हैं बुनियादी तौर पे। हुकूमत का काम होता है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करे काम करने के लिए, प्राइवेट बिजनेस के लिए कानून साजी करे। फिर हुकूमतों का काम होता है रेगुलाइज करना, कि जो प्रोसेस है उनको रेगुलाइज करे, लीगलाइज करना और डीरेगुलेट। हुकूमतों का काम क्या है कि वो कानून साजी करेगा, वो प्रोटेक्शन देगी बिजनेसमैन को, खुद काम नहीं करती, मार्केट को फ्री रखती, ताकि मार्केट फोर्सेस से जहां पे वो ये देखेगी कि कोई बंदा इसको गैर जरूरी तौर पे मैनिपुलेट कर रहा है, मार्केट को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और उस बंदे को बाज रखेगी, कार्टल्स नहीं बनने देगी, मोनोपोलीज नहीं क्रिएट होने देगी और कंपटीशन रखेगी और प्राइवेटाइज करेगी इदारों को, ताकि लोग खुद अपनी प्राइस थ्योरी के तहत या इनविजिबल हैंड के तहत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। जब ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट भी ज़्यादा होगा। रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का क्या, आजकल कोई मुल्क अकेला नहीं रह सकता, उसको लाजमी इंपोर्ट करनी पड़ती है, उसको लाजमी एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो जो मुल्क ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा वो ज़्यादा डॉलर्स कमा लेगा, वो ज़्यादा दौलत कमा सकेगा। तो इस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का क्या किरदार है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे आपके लिए हेल्पफुल होती है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे आपकी मददगार होती है, ये इंटरनेशनल ट्रेड कैसे रिलेशंस को बाइंड करती है। अब देख लें, इंडिया चाइना में टग ऑफ वार भी है, उनकी सदी जट पे भी होती है, लेकिन उनका हुजम ट्रेड का बहुत बड़ा है, उनका ट्रेड कम नहीं हुआ। इस तरह चाइना और ताइवान के साथ उनकी आपस में, चाइना बाकायदा ताइवान को अपना हिस्सा तस्वुर करता है, लेकिन वो ताइवान अपने आप को अलग मुल्क तस्वुर करता है, लेकिन इसके बाद उनकी ट्रेड आपस में बहुत ज़्यादा, आपस में ट्रेड बहुत ज़्यादा। तो ट्रेड होना मुल्कों में ये बड़ा ज़रूरी है।
तो जितना ज़्यादा ट्रेड होगा, जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी, जितनी ज़्यादा इंपोर्ट होगी, उतना ज़्यादा ही डेवलपमेंट की तरफ हम लोग, क्योंकि उसमें ज़रा वसाइल आपके पास मिल जाएंगे, जितने वसाइल मिलेंगे उतनी आप अपने डेवलपमेंट के लिए पैसे लगा सकते। ट्रेड बैरियर्स हटाने, कोटा, टैरिफ, रिस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट ड्यूटीज, ये इनका क्या किरदार है और ये कैसे डेवलपमेंट को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, दैट विल बी हेल्पफुल इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। रोल ऑफ IMF, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दीगर तरक्याती जो इदारे हैं या जो फंड्स हैं, उनका क्या किरदार होता है किसी मुल्क की पॉलिसी मेकिंग में और किसी मुल्क की डेवलपमेंट में। इसी किसी रोल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या रोल हो सकता है किसी मुल्क के डेवलपमेंट में, या वो क्या सजेस्शन होती हैं, क्या तजावीज़ होती है जो IMF देता है किसी मुल्क को, या IMF का अपना किरदार क्या होता है किसी मुल्क की डेवलपमेंट में, इसको हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ग्लोबलाइजेशन, दुनिया पे मिल के बन गई है, कोई मुल्क अकेला नहीं है। अब तो डिजिटल मीडिया ने, इंटरनेट ने, यूट्यूब ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह ने लोगों को इसी किस्म गुलाम मिला दिया कि पूरी दुनिया एक ही स्फीयर का, एक ही बर्रे-ए-आज़म का हिस्सा लगती है। तो ग्लोबलाइजेशन का बड़ा रोल है डेवलपमेंट में। लोग सीखते हैं, लोगों से, दुनिया से सीखते हैं लोगों ने कि दूसरे ने कैसे तरक्की की, उनके यहाँ कैसा सिस्टम है, उनके यहाँ इंसाफ का निज़ाम कैसा, उनके यहाँ पुलिसिंग कैसी है, उनके यहाँ एजुकेशन कैसा है, उनके पास ट्रेनिंग कैसी है, उनके पास इदारे कैसे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन से सीखा जा सकता है। और ये ग्लोबलाइजेशन ये एक हेल्पफुल है इस काम के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या किरदार है डेवलपमेंट में, ये कैसे ये हेल्पफुल हो सकते हैं डेवलपमेंट में, दैट विल बी अ नेक्स्ट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स 12। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मजीद मुतल्लिक पॉलिसीज क्या होंगी। डेट प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग नेशन, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे पाकिस्तान में आजकल बातें चल रही हैं डिफॉल्ट होने की, उसकी वजह यह है कि डेट प्रॉब्लम है। डेट प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि जब मुल्क के पास अपने वसाइल नहीं होते, मसाइल ज़्यादा होते हैं, अखराजात ज़्यादा होते हैं, वसाइल कम होते हैं, लीकेजेस होती हैं, करप्शन होती है, तो फिर अल्टीमेटली डेट लेना पड़ता है। और जब डेट ले लेते हैं और वो उन कामों पे इस्तेमाल नहीं होता जिन कामों के लिए लिया हुआ था, और वो गैर पैदावारी ज़राए पे या गैर पैदावारी तरीक़ों पे उस डेट का कंज्यूम हो जाता है, तो फिर डेट वापस करने की कोई सबील नहीं रहती। और जब सबील नहीं होती तो डेट आपका एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जब डेट आपका एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो फिर आपके लिए रूम नहीं रहता कि डेट भी वापस करना है और अपने लोगों की डेवलपमेंट पे पैसे भी लगाने। तो एक डेट क्राइसिस में वो मुल्क फंस जाता है। जिस तरह श्रीलंका का मिसाल देख लें कि उसके बाद फिर अल्टीमेटली डॉलर जब खत्म हो गए तो उसने फिर डिफॉल्ट कर दिया कि हम नहीं कर सकते, अदायगी नहीं कर सकते, इंटरनेशनल अदायगी नहीं कर सकते। तो डेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जब डेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? जब डेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट यही आएगा कि आपके पास आपने डेट भी देना है, उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है, और अपने बजट का बड़ा हिस्सा आप जब डेट दे देंगे तो आपके पास अपने लोगों की सेहत के लिए, अपने लोगों की एजुकेशन के लिए, उनकी सिक्योरिटीज के लिए, तरक्याती फंड उनके लिए नहीं रहेंगे, और आपका बड़ा हिस्सा उसमें सूद और सूद की अदायगियों में और कर्जों की अदायगियों में चला जाएगा। तो ये डेट प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इशू होता है डेवलपिंग नेशन में, और इसको भी पढ़ा जाता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। रोल ऑफ फॉरेन एड, फॉरेन एड का क्या रोल? दूसरे मुल्क जब आपको इमदाद देते हैं तो फिर वो क्यों देते हैं, और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो क्या किरदार अदा करती हैं, वो कैसे आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती हैं, वो कैसे आपके मुल्क में मैन पावर लेके आती हैं, कैसे आपके मुल्क में इनोवेशन लेके आती हैं, कारोबार के नए तरीके लेके आती हैं, लोग उससे सीखते हैं, और वो यहाँ भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन इसके पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है और नेगेटिव भी इम्पैक्ट है, यानी ये दो धारी एक तलवार है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होती है और आपके लिए वो नुकसानदेह भी हो सकती है कि वो यहाँ से सरमाए का इनखलाब शुरू कर देती है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो जाती है। तो जब ऐसी सूरत होती है तो फिर मसाइल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये देखना कि मल्टीनेशनल कंपनियां क्या रोल अदा करेंगी और उनको कैसे पॉजिटिव रोल तक महदूद रखा जाए, तो ये भी डिस्कस किया जाता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस छोटे छोटे कर्जे, एक तो होता है बड़ा कर्जा, एक होता है छोटे कर्जे। यानी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई बड़ा कोलैटरल नहीं होता, जमानत नहीं होती, कोई बड़ी चीज़ रहन रखने के लिए बैंकों को कोलैटरल देने के लिए नहीं होता, तो फिर छोटे छोटे बैंक वजूद में आते हैं। जैसे बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक है, पाकिस्तान में अखुवत बैंक है। तो ये
छोटे कर्जे देते हैं जो ऐसे लोगों को जिन्होंने थोड़े समय से कारोबार शुरू करना था, जिनको लाखों रुपया या करोड़ों रुपया नहीं चाहिए होता, जिन्होंने शुगर मिल नहीं लगानी, जिसने किसी ने बेचारे ने रेडी लगानी है, किसी ने कुछ सिलाई मशीन खरीदनी है, इसने क्या कि किसी को मामला करने हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फिर छोटे छोटे मंसूबे बनाए जाते हैं जिनके लिए ये माइक्रो फाइनेंस का किया जाता है। तो ये भी बड़ा एक रोल अदा करता है जो नीचे से फिर निचले तबके को ऊपर उठाना शुरू हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों है, इसकी नेचर क्या है और ये कैसे अपना किरदार अदा करती है लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आएगा। तो मज़ीद टॉपिक डिस्कस करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।